हो गया भाई ये क्वेश्चन? यस सर। ठीक है। यस सर। तो क्या आया वी इंस्टेंटेनियस 5 सेकंड पे? सर 148 मीटर पर सेकंड आया। और बाकियों का क्या आ रहा है? सर 288 मीटर पर सेकेंड। और किसी का कुछ और अलग? सर मेरा 222 मीटर पर सेकंड। सर 222 मीटर पर सेकेंड। और 258। 258। बताओ भाई, बाकी लोग सबका नाम थोड़ी लूंगा, करा तो सब नहीं होगा। संध्या का 90। 263। ठीक है भाई, सारे आंसर अलग मिल रहे हैं। 245, 129, 222। 222 तीन लोगों का मिला है, तो हो सकता है वो आंसर हो। ठीक है, चलो फिर कर लेते हैं। मुझे लग रहा है अभी भी ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ। मधु का भी 222 है। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं करना था। इसमें आपके बेसिक मैथ्स के ही स्किल यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो एक्स की इक्वेशन आपको दी गई है यहाँ पे 40³ माइनस 60² माइनस ये प्लस 18t था, प्लस 5 था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक्स की जो इक्वेशन दी है, हम उसको क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में जब हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी इंस्टेंटेनियस मिलेगा। ठीक है, dx बाई dt। तो डिफरेंशिएट में करूंगा 40³ माइनस 60² प्लस 18t प्लस 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 t² माइनस 6 2 जा 12 t प्लस 18, और 5 का तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ब्रेक डाउन करके नहीं दिखा रहा, इतना तो आप सीख चुके हो कि डिफरेंशिएशन कैसे करना होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया वी इंस्टेंटेनियस की इक्वेशन, और मैंने आपसे बोला था कि इसकी जो वैल्यू आपको निकालनी है t इक्वल टू 5 सेकंड पे निकालनी है। तो v5 आप निकाल लो यहाँ पे 5 सेकंड पे। ठीक है, या t इक्वल टू 5 ऐसे लिख लो, 5 सेकंड। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करनी है 12 × 5 का स्क्वायर माइनस 12 × 5। ठीक है, प्लस 18। तो ये कितना हो गया, 12, 5 5 जा 25 हो गया, माइनस 12 5 जा 60 प्लस 18। अब ये कितना हो गया, 250। 25 10 जा 250 हो गया, और उसके बाद 300। ठीक है, तो ये 300 हो गया, माइनस 60 प्लस 18। तो 300 माइनस 60 कितना हो गया, 240 प्लस 18। 258 मीटर पर सेकेंड आ रहा है आंसर। किसका था भाई 258? एक का तो था किसी का। सर मेरा भी था। ठीक है, श्वेता का था, और बाकी जिसने अभी बोला मैंने नाम नहीं देखा। ठीक है, सना आपका भी गलत आ रहा है, 358 नहीं है, 258 है। तो भाई कैसे गलती हो रही है इतने छोटे से कैलकुलेशन में? अभी कोई बड़ा सा न्यूमेरिकल आ जाएगा फिर क्या करोगे? बताओ भाई, ये 222 कैसे आ रहा है, सबका क्या करा है आप लोगों ने? अच्छा समझ गया मैं क्या करा है। ये वाला साइन माइनस मान लिया क्या? ये नीचे हल्का सा वो पेन लग गया था तो माइनस कर दिया उसे। ऐसे ही किया है शायद, तभी ये 222 आया है।
बताओ भाई, ऐसे ही करा है ना? ठीक है, फिर ए इंस्टेंटेनियस निकालना है। तो वेलोसिटी की जो अब आपको इक्वेशन मिल चुकी है, उसे आप क्या कर दोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। और इसकी जो इक्वेशन मिली, क्या मिली, 12t² डी बाई डी टी ऑफ 12t² माइनस 12t प्लस 18, ये आपको मिली है। और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 12 टू 24t हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, 18 का तो 0 हो गया। अब ये आपको कैलकुलेट करना था t इक्वल टू 3 सेकेंड पे। तो एक्सेलरेशन t इक्वल टू 3 सेकेंड पे आपको मिल जाएगा 24 इंटू 3 माइनस 12। तो 24 3 जा 72 माइनस 12 यानी कि 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आ रहा है सभी का ये 60? यस सर। ठीक है, तो ऐसे करना है। तो है कोई ऐसा जिसको नहीं समझ आया? बताओ। कहक्षा, आप रिकॉर्डिंग्स देख रहे हो या नहीं देख रहे हो? बहुत दिन बाद आ रहे हो आप क्लास में। वैष्णवी, कल आए थे आप क्लास में? वैष्णवी, टेस्ट दिया है आपने वैष्णवी? क्यों नहीं दिया? क्या उसका कोई रीजन है? कोई रीजन नहीं है? बिना रीजन के? तो क्लास क्यों ले रहे हो फिर, बिना रीजन के ले रहे हो? कोई बिना रीजन के आप टेस्ट नहीं दे रहे हो, तो क्यों नहीं दे रहे हो बताओ। कंचन, ए इंस्टेंटेनियस के लिए डीवी बाई डी करना है। बस जो वेलोसिटी का आपका एक्सप्रेशन आया था ना, ये डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके, ये वाला, बस इसको वापस से डिफरेंशिएट कर देना है। बिकॉज ए इंस्टेंटेनियस क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो उसको टाइम से हम क्या कर देते हैं, फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। और जो ये एक्सप्रेशन मिला है, वो एक्सप्रेशन हमारा ए इंस्टेंटेनियस का हो गया। तो मैंने आपसे कहा था कि t इक्वल टू 3 सेकंड पे आपको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर t का टर्म आ रहा है, तो हम इसमें t की वैल्यू डाल देंगे। अगर t का टर्म नहीं आ रहा होता, तो 3 मान लो ये आ रहा होता, सिर्फ 24 आ रहा होता, तो t इक्वल टू 3 सेकंड हो, 0 सेकंड हो, 5 सेकंड हो, कितना भी सेकंड हो, उस पे आपकी जो इंस्टेंटेनियस रहेगा वो 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, अगर ऐसा होता। ठीक है, चलो ठीक है। वैष्णवी, मेरे को मैसेज करना क्लास के बाद। तो ये हो गया आपका ए इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपको कैलकुलेट करना आ गया। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको जो है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है और आपसे सीधे सीधे ये पूछ ले जाए कि ए इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करो टाइम इक्वल टू जो भी आपको दिया हो इतने सेकंड पे, तो आप क्या करोगे, दो बार डिफरेंशिएट कर दोगे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को। एक बार करोगे तो आपको वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिलेगा, उस वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को दोबारा से जब करोगे तो ए इंस्टेंटेनियस का एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक है,
क्या ये बात सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है एक बेसिक सी डेफिनेशन लिख लो, वो कई बार पूछ ली जाती है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये क्या होता है? और एक काम करना, मैं एनसीईआरटी की ये चैप्टर की पीडीएफ भेजूंगा ग्रुप में, तो हो सके तो 1 घंटा निकाल के प्लीज इस चैप्टर को रीड कर लेना। बिकॉज ऐसा होता है कि हर टॉपिक के अंदर कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको पढ़ने से ही पता चलेंगी, जो मैं सारी लाइन टू लाइन डिस्कस नहीं कर सकता यहाँ पे। तो इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक्स है वो हम लोग कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक छोटे छोटे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट होते हैं, वो कई बार उनसे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक बार आप रीड कर लोगे इस चैप्टर को तो अच्छा रहेगा, और जो आपको लगता है कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको अपने नोट्स में जरूर लिख लेना। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया, और एक आपका होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, कभी मान लो आपको पूछा जाए यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, दोनों सेम चीज ही है। ठीक है, बिकॉज मोशन इज लाइक कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में स्पीड होगी तो हम उसी को मोशन बोल रहे हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड बोलो या यूनिफॉर्म मोशन बोलो एक ही बात है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलो एक ही बात है। तो इसकी जो डेफिनेशन है बेसिकली क्या है, कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कोई भी अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या बॉडी है, वो क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो बस दोनों में यही डिफरेंस होता है, टाइम इंटरवल दोनों में बराबर है। मान लो कोई बॉडी है, 1 घंटे का हमने टाइम लिया, तो एक कोई बॉडी है 1 घंटे वो पूरा ट्रैवल करेगा। अब 1 घंटे में से वो हर 5 मिनट में जो है 100 मीटर की दूरी तय करती है, मतलब 5 मिनट पहले के 5 मिनट हुए तो 100 मीटर कवर करा, नेक्स्ट 5 मिनट हुए तो फिर 100 मीटर कवर करा, नेक्स्ट 5 मिनट हुए तो 100 मीटर फिर से कवर करा। इस तरीके से अगर कोई बॉडी मोशन करे तो हम बोलेंगे उसकी स्पीड क्या यूनिफॉर्म स्पीड है, या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में है बॉडी। और मान लो कोई ऐसी बॉडी है, मान लो मैंने 5-5 मिनट का दूसरी बॉडी के लिए अगर टाइम टाइम पीरियड लिया या टाइम इंटरवल लिया, तो फर्स्ट 5 मिनट में मान लो उसने 300 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, सेकंड 5 मिनट्स में जो है सेकंड इंटरवल जो था उसमें 5 मिनट का, उसमें उसने 100 मीटर का किया, फिर नेक्स्ट 5 मिनट्स में 50 मीटर किया। तो ऐसे अगर अनइक्वल डिस्टेंसेस कोई भी बॉडी ट्रेवल कर रही होगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम बोलेंगे कि वो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। और यहाँ पर एक जो है एवरेज स्पीड से आपका रिलेटेड एक फॉर्मूला है, इसको प्लीज नोट डाउन कर लेना, कई बार ये बहुत अच्छे से यूज किया जाता है ये वाला जो फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड। ठीक है, तो इसके लिए ये लिख लेना, इफ द बॉडी कवर्स फर्स्ट हाफ of the total distance with speed v1, in the second half with the speed v2, then the average speed is given by
ठीक है, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस फॉर्मूला का देखो मतलब क्या है। मान लो ए और बी ये दोनों पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स हैं किसी भी पाथ के। ठीक है, कोई इनिशियल पॉइंट है और उसके बाद कोई फाइनल पॉइंट है। तो कोई भी बॉडी है, तो ये मान लो जितना भी टोटल डिस्टेंस है, इस टोटल डिस्टेंस का जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस है, वो मान लो ये बॉडी ट्रेवल करती है v1 स्पीड से। ठीक है, या v1 वेलोसिटी से, या जो भी है। ठीक है, और सेकेंड हाफ का जो डिस्टेंस है वो ये करती है कंप्लीट v2 स्पीड से। तो यहाँ पर जो एवरेज स्पीड होगी इसकी, वो हम इस फॉर्मूला को यूज करके निकाल सकते हैं, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, तो कहीं पर भी मान लो आपको टोटल डिस्टेंस नहीं पता है या टोटल टाइम नहीं पता, और आपसे बोला गया कि कोई बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाती है, उसमें जो सी पॉइंट है, मान लो ये बोल दिया कि सी पॉइंट जो है मिड पॉइंट है इस पूरे पाथ का, ए और बी के बीच में जो मिड पॉइंट है इसका सी पॉइंट है। तो ए से सी की जो दूरी है, वो जो बॉडी है वो v1 स्पीड से ट्रेवल करती है, और सी से बी की जो दूरी है, मतलब आधी बची हुई जो दूरी है, वो v2 स्पीड से ट्रेवल करती है। तो आप ये कैलकुलेट करो यहाँ पर कि एवरेज स्पीड यहाँ पर कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी लिख लो। मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, बस ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलो ठीक है, लिख ही देता हूँ कि अ बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम दिल्ली टू देहरादून। ठीक है, ये हो गया। सो हाफ ऑफ द डिस्टेंस is covered by body at a speed of 50 meter per second, and another half is covered at a speed of 150 मीटर पर सेकेंड। सपोज ऐसा है, वरना स्पीड बहुत ज्यादा है। ठीक है, इतने में तो गाड़ी भी नहीं दिखेगी। तो 150 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो कैलकुलेट द एवरेज स्पीड of the body during its journey from Delhi to Dehradun। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, तो जिसमें आपको ना तो कुछ डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन होगी और ना ही आपको टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। सिर्फ और सिर्फ दिया क्या जाएगा कि आधा डिस्टेंस 50 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल हुआ है और आधा जो डिस्टेंस है वो 150 मीटर पर सेकंड से हुआ है। ठीक है, बताओ क्या आएगा आंसर। सी मिड पॉइंट होना जरूरी है। हाँ, इस फॉर्मूला के लिए सी मिड पॉइंट होना जरूरी है। आधी दूरी किसी एक वेलोसिटी से अगर स्पीड से की जा रही है तय, और दूसरी जो आधी दूरी है वो दूसरी स्पीड से तय की जा रही है, तभी आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, तो श्वेता का आंसर है 75 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो चेक कर लेंगे। और बाकी लोग बताओ भाई जल्दी, क्या आ रहा आंसर। 75 मीटर पर सेकेंड। 75। 75 मीटर पर 75 मीटर। कशिश 180 कैसे आ रहा है भैया आपका। ठीक है,
तो सिंपल सा ये v एवरेज का फॉर्मूला ये वाला यूज कर देना है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो 2 इंटू v1 यानी कि 50 इंटू v2 यानी कि 150 अपॉन 50 प्लस 150 v1 प्लस v2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 50 कितना हो गया, 100 हो गया, और 150 को अभी ऐसे ही रहने दो, नीचे कितना हो गया, 200 हो गया। ठीक है, तो 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो गए, 150 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ गया, 75 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, बताओ, इतना इजी सा था कशिश, फिर भी आप 80 लेके आ रहे हो, कितना 180। चलो ठीक है, तो ऐसे इस जो है फॉर्मूला को हम यूज कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ। जैसे मान लो कि अभी आपने ये देखा कि जो आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी था, तो वो क्या था, आप क्या कर रहे थे, डिफरेंशिएट कर रहे थे किसको, डिस्प्लेसमेंट को। कोई भी अगर डिस्प्लेसमेंट की आपको इक्वेशन दी है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, तो आप उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी की, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की इक्वेशन निकाल सकते हो। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तब निकलेगी जब आप टाइम उसमें एंटर करोगे, लेकिन जब तक वो टाइम के वेरिएबल में एक्सप्रेशन है, तब तक आप उसको वेलोसिटी के एक्सप्रेशन बोल सकते हो। उसी तरीके से आपने एक चीज ये पढ़ ली कि एक्सेलरेशन का जो एक्सप्रेशन है वो क्या होता है, जब आप वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हो। या एक्सेलरेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये जो था डिस्प्लेसमेंट, जो था डिस्प्लेसमेंट को आप 2 बार यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो जब भी हम 2 बार डिफरेंशिएट करने का जो यहाँ पर सिंबल यूज करते हैं वो इस तरीके से करते हैं, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि आप इस x को, x की इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे जो डेरिवेटिव्स होते हैं या ऐसे जो डिफरेंशिएशन होते हैं उन्हें हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है कि हम किसी भी फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और अगर एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वो क्या होता है, वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो कई बार जो है मतलब इस तरीके से इसको लिख दिया जाता है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स के ऊपर ये डबल कॉमा लगा देते हैं या डबल डैश लगा देते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पर अगर मैं वी इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूँ तो एक्स डैश अगर मैं लिख दे रहा हूँ, तो एक्स की इक्वेशन का मेरे को एक बार डिफरेंशिएशन करना है, इससे ये बात पता चल रही है। यहाँ पर क्या है कि v की इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके यहाँ पर हो सकते हैं। अब आपको एक बात ये भी पता है ऑलरेडी कि डिफरेंशिएशन का जो अपोजिट फंक्शन होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो जैसे आपको v इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे x को डिफरेंशिएट करना पड़ा, तो अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि भाई यहाँ पर जो है आप क्या करो, जो आपके पास ये v का एक्सप्रेशन है, अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दो, v dv कर दो, तो आपको जो यहाँ एक्सप्रेशन मिल जाएगा वो x का जो है एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से मान लो आप क्या करो, यहाँ पे जो है अगर मान लो आपको यहाँ पर v चाहिए, तो आप एक्सेलरेशन को जो है यहाँ पर, ये v dv नहीं होगा, सॉरी, ये v dt होगा, क्योंकि जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है वो टाइम के टर्म्स में आता है। ठीक है, तो ये v dt होगा। यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाएगा, आपका एक्सेलरेशन को अगर आप यहाँ पर a dt करते हो, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आप इंटीग्रेट करते हो, तो आपको वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसको छोड़ो, चलो 2 बार इंटीग्रेट करने का मतलब वही सेम चीज है। तो इस ये आया कैसे, देखो इस चीज को आप समझ लो। आप बस ये फॉर्मूला ध्यान रखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वाला जो जनरल फॉर्मूला होता है ना, इसको ध्यान रखो। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, जब डिस्टेंस अपॉन टाइम करोगे यानी कि डिफरेंशिएट करोगे या रेट ऑफ चेंज निकालोगे किसका, डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब आपको क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगी। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर क्या निकालना चाहता हूँ, डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। स्पीड इनटू टाइम का मतलब है कि मतलब आप क्या कर रहे हो, छोटी छोटी जो स्पीड के टर्म्स हैं उनको आप जोड़ रहे हो, यानी कि इंटीग्रेट कर रहे हो। तो यहाँ पर इस तरीके से आप ये समझ सकते हो कि अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो आप यहाँ पर एस डी टी, या फिर जो आपको वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया वेलोसिटी इंटू डी टी वी डी टी, अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको यहाँ पर डिस्टेंस का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बस ध्यान रखो। इसी तरीके से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। ये वेलोसिटी क्या है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी।
ठीक है। वेलोसिटी मतलब जो मैं लिख रहा हूँ चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी भी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। तो ये एक्सप्रेशन आपको पता है। उसी तरीके से अगर मैं वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या कर दूंगा, a इंटू टी कर दूंगा। a इंटू टी से आप समझ जाओ कि छोटे छोटे a को हम क्या करें, इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो उससे आप ये फॉर्मूला जो है ये इजीली याद रख सकते हो, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बस ये दो फॉर्मूला आप यहाँ पर याद रखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उससे आप दोनों चीजें कर लोगे, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ये v बाई टी। ठीक है। अब देखो इसको यूज करके एक बार मैं दिखा देता हूं। अभी जो हमने ऊपर क्वेश्चन करा था, सपोज यही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसे जरा थोड़ा सा सही करके लिख देता हूँ। ठीक है, ये प्लस था। तो ये वाला जो क्वेश्चन था, अब इसमें क्या करा था, हमें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की क्वेश्चन दी थी, हमने क्या करा, उससे वेलोसिटी निकाली और एक्सेलरेशन निकाला। एक बार डिफरेंशिएट करा तो वेलोसिटी मिली, दो बार डिफरेंशिएट करा तो हमें एक्सेलरेशन मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस वेलोसिटी वाले टर्म को यूज करेंगे एंड इसको इंटीग्रेट करके देखेंगे क्या हमें डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो 12t² माइनस 12t प्लस 18 ये हमारे पास आया था। तो हमारे पास जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था वो था 12t² माइनस 12t प्लस 18। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, 12t² माइनस 12t प्लस 18। हाँ ठीक है, यही वाला है। अब हम क्या करेंगे, वेलोसिटी का अगर हम एक्सप्रेशन मिल गया और अगर हमें इससे मान लो डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन लेके आना है, तो मैं क्या करता हूँ, v dt कर देता हूँ, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा इसको। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 12t² माइनस 12t प्लस 18, बाहर से क्या आ जाएगा, dt। ये आ गया। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, 12 मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ t² dt माइनस 12 इंटीग्रेशन ऑफ t dt प्लस 18 इंटीग्रेशन ऑफ dt। ये मेरे को मिल गया यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पर मिल गया। उसके बाद मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, और 12 हो गया, t² का इंटीग्रेशन कितना हो गया, t⁻³ अपॉन 3 माइनस 12, ये t² हो गया, ये 2 हो गया, प्लस 18। ठीक है, और ये कितना हो गया, t हो गया, प्लस c लिख सकता हूं मैं, बिकॉज क्या पता हमें, और तो पता नहीं, मतलब अभी तो हमें पता है कि आंसर क्या आएगा, उसमें तो और कोई यहाँ पर वो नहीं है, क्या बोलते हैं, मतलब जो कांस्टेंट होता है, लेकिन फिर भी मैंने लिख लिया उसको। ठीक है, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 6 जा। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ गया, 4t³ आ गया, माइनस 6t² आ गया, प्लस 18t आ गया, प्लस c अगर कुछ होता, लेकिन हम उसको इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज हमें पता है कांस्टेंट और कोई इसमें है नहीं। तो ये हमारा x का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, बट शायद इसमें c जो था कुछ और भी था, मतलब c था या नहीं था, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, 5 था ये, तो ये c जो है ये 5 भी है। ठीक है, अब ये c कैसे कैलकुलेट करते हैं उस पर हमको ध्यान नहीं देना है, बिकॉज वो हमारे काम की चीज नहीं है अभी। तो यहाँ पर ये प्लस c यहाँ पर और आ गया। ठीक है, अब ये c के बारे में हमें नहीं पता है कि c क्या है, तो उससे कोई इतना फर्क भी नहीं पड़ता। तो ये जो है ठीक है, क्योंकि हमें ये कैलकुलेट नहीं करना। तो आप ये देख सकते हो कि सेम जो इक्वेशन है लगभग वो हमारी आ गई, बस ये जो c कांस्टेंट टर्म है वो हमें तभी मिल सकता है जब हमें कोई बाउंड्री कंडीशन दी होगी, उसको अप्लाई करके हम यहाँ पर उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बाउंड्री कंडीशन का मतलब क्या होता है वो भी समझ लो, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं। जैसे मान लो आपको कंडीशन दे दी जाएगी कि भाई टाइम जब 0 सेकंड है तब आपकी जो ये डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। मान लो इस तरीके का इन्होंने कुछ भी दे दिया। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि एट t इज इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा 0 है। अगर हम इस कंडीशन को यूज करते हैं तो शायद हम c की वैल्यू कैलकुलेट कर पाए। तो कैसे कर पाएंगे, जैसे मान लो मैंने इसको यूज कर लिया, x की जगह मैंने 0 रख दिया, 4t जिसमें आएगा सब ये 0 0 हो जाएंगे, प्लस कितना बचा, 0 बचा। बट हो सकता है कि यहाँ से भी ना है c की वैल्यू, क्योंकि c की वैल्यू यहाँ से 0 आ रही है। ठीक है, तो ये कंडीशन में भी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये कंडीशन यूज नहीं कर सकते। मतलब इसी टाइप की कुछ भी आपको कंडीशन यहाँ पर दे दी जाएगी जिससे आप c कैलकुलेट कर पाओ। ठीक है, बट आपके में ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जाएगा कि c कैलकुलेट करो। बट मुझे यही बताना था यहाँ पर कि आप जिस तरीके से मतलब डिस्प्लेसमेंट के यहाँ पर फंक्शन को या डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन है
उसको जब आप यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तब आपको वेलोसिटी मिल जाती है। एंड उसी तरीके से अगर आप वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करते हो तो आपको डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पर एक्सप्रेशन मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हो। तो ये वाले जो फॉर्मूले हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप ध्यान रखना, कभी मान लो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है यहाँ पर, जैसे मान लो मैंने आपको यहाँ पर इक्वेशन दे दी कि एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर वेक्टर एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन है वो इस तरीके से दी जाती है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का जो है यहाँ पर इक्वेशन इस तरीके से दी गई है। अब आपसे पूछा है कि वेलोसिटी जो है वो आप कैलकुलेट करो एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। चलो अब मेरे को ये करके दिखाओ सभी लोग। एक्सेलरेशन के लिए अभी हमने पढ़ा फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ v dt होता है। सॉरी सॉरी, ये वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ये इंटीग्रेशन ऑफ a dt होता है। तो उसको आप यूज करके जो है ये सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। ठीक है, खुशी का हो गया और बाकी किसका हुआ। श्वेता का भी हो गया। ठीक है, श्वेता क्या आंसर आ रहा है। 54 meter per second. 54। Yes. ठीक है, कामिनी क्या आंसर है। सना आपका क्या आ रहा है आंसर। संध्या का भी 54 ही आ रहा है। और शिवानी क्या आ रहा है आंसर, शिवानी सना। Sir, 24. 24। निकिता का भी 54 आ रहा है।
तो मोस्ट प्रोबेबली 54 ही आंसर होगा। ठीक है, चलो फिर उसे चेक कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर यही चीजें होती हैं जो आपको पता लग रही होंगी कि इंटीग्रेशन हमें आता है नहीं आता है, बिकॉज इसका यूज यहीं पर होता है ज्यादातर। ठीक है, सना का आ रहा है 36। चलो, तो वेलोसिटी हमें पता है क्या होता है भाई, इंटीग्रेशन ए डी टी होता है। इंटीग्रेट कर दोगे आप एक्सेलरेशन का जो टर्म है, 6t² - 4t + 6 dt। इसे आप अलग अलग कर सकते हो, 6 हो जाएगा t² dt हो जाएगा। ठीक है, काम ही नहीं का 66 आ रहा है, 6t² dt हो गया, -4 इंटीग्रेशन ऑफ t dt + 6 इंटीग्रेशन ऑफ dt। क्या आएगा आपके पास? ठीक है, तो ये क्या हो गया, 6t³ / 3 हो गया, इंटीग्रेट करके -4 t² / 2 हो गया, +6t हो गया। ठीक है, आस्था का 52 है। ठीक है, प्लस सी छोड़ो, अभी यहाँ पर कुछ दिया नहीं है ऐसा, तो सी वगैरह छोड़ना है, यहाँ पे अभी कुछ नहीं लिखना। तो ये 3 से ये 6 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, 2 से ये 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। तो क्या आया आपके पास, 2t³ आया, -2t² आया, +6t आया। अब ये जो है ये आपका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। अब आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी थी वेलोसिटी t = 3 सेकेंड में, तो t की जगह आपने 3 यहाँ पर रख देना है। तो 2 हो गया 3 का क्यूब -2 हो गया 3 का स्क्वायर +6 × 3, ये हो गया 2 3 का क्यूब यानी कि 3 × 3 × 3, 3 3 जा 9 3 जा 27, -2 3 का स्क्वायर यानी कि 3 3 जा 9 +6 3 जा 18, 2 × 27 कितना हो गया 54, -2 9 जा 18 +18, तो +18 -18 ये कैंसिल हो गए, 0 हो गए ये दोनों। आंसर कितना आया, 54 आया, 54 मीटर/सेकंड। ठीक है, तो 54 जिसका आया है वो सारे सही हैं, बाकी जिसका इधर उधर जो भी आया है वो सब गलत है। ठीक है, तो भाई कैलकुलेशन पे ध्यान दो, सबकी कैलकुलेशन बहुत वीक है, इससे ये चीज पता चल रही है, क्योंकि इजी इजी से कैलकुलेशन नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो समझ आ गया भाई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैसे यूज होता है यहाँ पे? किसी को कुछ पूछना है? बोलो भाई। ठीक है, तो अपना यूनिट्स एंड मेजरमेंट रिवाइज करना, परसों होगा उसका टेस्ट, तो रेडी रहना। ठीक है, चलो फिर अब आप लीव कर सकते हो, कल मिलते हैं फिर क्लास में। इतना रिवाइज कर लेना जब तक, बाकी एनसीईआरटी जो भेजूंगा उसको भी रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना उसको। ठीक है, देन हैव अ गुड डे, बाय एवरीवन।